जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी खूब मन लगा के कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें फाइनेंशियल अकाउंट्स में इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स। वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं दिवालिया खाते, और जहां पर हम कवर कर रहे हैं पर्सन का इंसॉल्वेंट कंडीशन। पर्सन के इंसॉल्वेंट होने पर कई एक कंडीशंस हैं जो हम लोग कवर कर चुके हैं। आज इस सीरीज में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हम लास्ट वीडियो करने वाले हैं, जिसमें एसेट्स ज्यादा, लायबिलिटी कम, एस्टिमेटेड डिफिशियंसी और नॉन रिकॉर्डेड आइटम्स की कंडीशंस। हमने कहा था 3 वीडियो करूंगा इस कंडीशन पर, एक सिंपल, 2 थोड़ा सा क्रिटिकल। तो आज उन 2 में से ये लास्ट वीडियो है, मतलब ओवरऑल जो हम 11 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं उसका ये लास्ट वीडियो है। अगर आपने पहले वाले नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इनकी थ्योरी तो मैं शुरुआत में बहुत पहले ही आपको बता चुका हूं। 11 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोगों ने अभी किए हुए हैं। सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन 11 क्वेश्चंस को करने के बाद पूरी किताब में आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कर ना पाए। पर्सन के इंसॉल्वेंट से रिलेटेड, फर्म का इंसॉल्वेंट होना कभी पूछा नहीं गया है आज तक, तो हम पर्सन का इंसॉल्वेंट कंडीशन पूरा कवर कर रहे हैं। और इस श्रृंखला में आज का वीडियो आखिरी है। बस आपसे कहना इतना है, अगर कंटेंट आपको अच्छा लग जाए, वीडियो यूजफुल लगे, दूसरों की हेल्प करने का आपका इंटेंशन हो, तो इसे शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, वो भी रिकमेंडेशन के साथ में कि इसको देखें, ताकि उनकी भी तैयारी थोड़ा सा बेहतर हो सके। ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से दी गई है। एक व्यक्ति दिवालिया होने के लिए एप्लीकेशन दे रहा है। उसकी कुल एसेट्स 1,12,000 रुपए की हैं, जिसमें से एक 24,000 रुपए की मशीन है जिसका रियलाइज वैल्यू 50% है, और एक 8,000 रुपए का फर्नीचर है जिसका रियलाइज वैल्यू 40% है। जो मशीन है 24,000 वाली, 50% रियलाइज वैल्यू, वो 10,000 रुपए लोन को सिक्योर्ड कर रही है। और वहीं पर फर्नीचर जो 8,000 रुपए का है, 40% रियलाइज वैल्यू, वो क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 6,000 रुपए के लोन को सिक्योर्ड कर रहा है। 72,000 की अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी ये बताता है, और कहता है कि 48,000 का हमें डिफिशियंसी हुई है। साथ ही साथ बताता है कि 3 ऐसी इंफॉर्मेशन जिनको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, वो अननोन थी, जिनको हम जानते ही नहीं थे। एक था रेंट 1,200 रुपए का, एक थी सैलरी 1,400 रुपए की, और एक है वेज 600 रुपए का। इसने आवेदन दे दिया है दिवालिया होने के लिए, पिटीशन दायर हो चुका है इंसॉल्वेंट के लिए। आपसे कहा जा रहा है कि इसका पूरा कैलकुलेशन करके ये बताओ कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डिफिशियंसी अकाउंट कैसे बनेगा, कुल मिलाकर ये अपने क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट कर पाएगा। तो चलिए, सबसे पहले तो हम वही फॉर्मूले 3 कैलकुलेट करते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर हमें कैलकुलेट करनी होती है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी। टोटल असेट्स 1,12,000 रुपए की, टोटल लाइबिलिटी कितनी? टोटल लाइबिलिटी के लिए ध्यान दो, अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी दी गई 72,000 रुपए की, एक लोन 10,000 रुपए का जिसको मशीन सिक्योर्ड कर रही है, एक लोन 6,000 रुपए का जिसको फर्नीचर सिक्योर्ड कर रहा है। तो 72 10 82 6 88, टोटल लाइबिलिटी कितनी है? 88,000 की है। बात समझ में आ गई आपको? कितनी है लाइबिलिटी टोटल? 88,000 की लाइबिलिटी है। हम क्या लिखते हैं? टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी कितनी है? 88। डिफरेंस निकाल लो, 12 से 8 जाएगा तो 4, 10 से 8 जाएगा तो 2। कैपिटल कितनी आ गई? 24,000 की कैपिटल है। आगे बढ़ें, दूसरा कंडीशन होता है हमारा रियलाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स बराबर टोटल लाइबिलिटी माइनस डिफिशियंसी।
टोटल लाइबिलिटी कितनी है, 88 की है, माइनस डिफिशियंसी उसने 48 की बताई है, प्लस ध्यान देना आप एक चीज पर, एक मशीन है @50% रियलाइज होगा 24,000 का, इसका मतलब है 12,000 रुपये यहां से रियलाइज होगा। और एक फर्नीचर है @40% रियलाइज होगा 8,000 का, तो 3,200 रुपये रियलाइज होगा। जब असेट्स बिकती है, जब असेट्स बिकती है, डिफिशियंसी कम होती है, क्योंकि एसेट्स जितनी ज्यादा बिक जाएगी, जितनी ज्यादा रियलाइज हो जाएगी, डिफिशियंसी उतनी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा एसेट्स बिकने पर, ज्यादा रियलाइज होने पर हम अपने क्रेडिटर्स को ज्यादा पे कर पाएंगे, तो डिफिशियंसी कम रह जाएगी। तो 15,200 रुपए ये भी तो डिफिशियंसी को कम कर देगा। ये टोटल, ये लायबिलिटी 15,200 रुपए की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये टोटल लायबिलिटी है। इस देखो, इस टोटल में ये देखो इंक्लूडेड है कि नहीं। इस 10,000 को 12,000 की मशीन सिक्योर्ड कर रही है, और इस 6,000 को 3,200 रुपए का फर्नीचर सिक्योर्ड कर रहा है, तो कुल मिलाकर 15,200 की सिक्योरिटी हो रही कि नहीं। तो चाहे यहां पर 88 में से 15,200 माइनस करके फिर 48 माइनस कर दो, और चाहे एक काम हमेशा करना, एकदम कभी कोई दिक्कत ना करना, यहां पर आप रियलाइज वैल्यू जो इस तरीके की एसेट्स की हो उसको जोड़ करके फिर माइनस कर देना, बात खत्म। और नहीं समझ में आया है, अगर नहीं समझ में आया है तो इंसॉल्वेंसी में हम लोगों ने 10 वीडियो करे हैं अभी रिसेंटली। वीडियो नंबर 8 में जाकर के, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 में जाकर के देखना, वहां बहुत डिटेल में मैंने इसको समझाया है। अब आज फिर से इतना हम समय इसको नहीं देने वाले। तो 48 और 15, 48 10 58, 5 63,200, 88,000 माइनस 63,200 बराबर 8, और यहां पर 7 से 3 जाएगा तो 4, 8 से 6 जाएगा तो 2, 24,800 रियलाइज वैल्यू ऑफ असेट्स हो गई। तीसरी कंडीशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स बराबर टोटल असेट्स माइनस रियलाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स। टोटल एसेट्स कितनी है, 1,12,000 की है। रियलाइज वैल्यू कितनी निकाली हमने, 24,800 निकाली, प्लस ये क्या आसमान से वैल्यू टपकी है, ये भी तो रियलाइज ही हुआ है। 1,12,000 रुपए की प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी भी इंक्लूडेड है, जिसको बेचने पर 15,200 रुपए रियलाइज हो रहे हैं। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो टोटल जो ओवरऑल वैल्यू है ये हमारी 24,832,000 की, ये इंक्लूड है कहां पर, 1,12,000 में, है कि नहीं। इसमें तो टोटल है। तो अगर इस टोटल में से हम इतना माइनस कर दें, ये वाली वैल्यू जो रियलाइज हो गई, भाई ओवरऑल वैल्यू में से रियलाइज वैल्यू को हटाएं तो क्या बचेगा, लॉस ऑन रियलाइजेशन। ये नुकसान हो गया, वो नहीं रियलाइज हुआ। तो इस वजह से यही सेम वैल्यू उठाकर फिर यहां पुट कर दो। ठीक, 2 तरीके से वीडियो नंबर 8 में समझाया है। तीसरा तरीका जुगाड़ का बता रहा हूं। जब कभी ऐसी एसेट्स आए कि उनको सिक्योरिटी के तौर पे दिया गया हो, जो वो एसेट्स में इंक्लूड हो, उनको टोटल क्या करना, उनका रियलाइज वैल्यू निकाल लेना और दोनों ही फॉर्मूले में पीछे चिपका देना। ठीक, ये जुगाड़ वाली बात है, आपका आंसर हमेशा सही आ जाएगा 99%। 1% क्वेश्चन को घुमा दिया, इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया एसेट्स को, तो गलत हो जाएगा। जुगाड़ हमेशा नहीं चलते, कभी कभी चलते हैं, ज्यादातर चलते हैं, लेकिन हमेशा नहीं चलते। तो समझने का तरीका बहुत अच्छा है, नहीं समझ पाओ तो जुगाड़ भी ले लेना, क्योंकि क्वेश्चन इसके जितने भी दिए गए वो सब हैं ऐसे ही। तो इस बार 1,12,000 और 24,800 में 200 जोड़ लें, 2500, 2500 ये हो जाएगा 40, है ना। तो ये आ जाएगा 72,000। क्यों 72,000 ना, 1,12,000 में से 40,000 घटाएंगे तो 72,000 बचेगा। ठीक, तीनों हो गई प्रॉपर्टी हमारी। कैपिटल पता हो गई 24,000, लॉस ऑन रियलाइज वैल्यू ऑफ असेट्स 24,800, लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स 72,000। अब हम लोग करते हैं इसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और उसके बाद में डिफिशिएंसी अकाउंट।
लास्ट वीडियो है हमारा इंसॉल्वेंसी के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सेशन में। अच्छा लग रहा हो तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देखने से पहले इसको खटाखट शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। ओके, चलो अब देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का कॉलम हमारा बन चुका है। एक चीज ध्यान रखना, मैं हमेशा हर वीडियो में बता देता हूं, ये एज ऑन जो हम इधर लिख रहे हैं ये आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के नीचे लिखना होता है। मेरे पास जगह की शॉर्टेज है, इस वजह से हम इसको साइड में लिख रहे हैं, आप नीचे लिखिएगा। 8 लिस्ट कंप्लीट यहां नहीं बनती, लेकिन इस क्वेश्चन की खासियत यह है कि इसमें सभी लिस्ट जो लायबिलिटी साइड की हैं वो कंप्लीट हैं। कैसे? सबसे पहले होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लिस्ट होती है इसकी ए। क्वेश्चन के अंदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स सीधा 72,000 के दिए गए, और दूसरी बात यह कही गई कि इंसॉल्वेंट पर्सन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में रहता है, ऐसा नहीं कहा गया। जब इन 3 शहरों को छोड़कर अन्य वो पूरे विश्व में, पूरे भारत में कहीं रह रहा हो, उसके ऊपर लगता है प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। और ये एक्ट रेंट टू लैंडलॉर्ड को प्रेफरेंस नहीं देता। इस वजह से जो 1200 रुपए का रेंट है वो भी अनसिक्योर्ड हो जाएगा। अब यहां पर 73,200 और यहां पर ये 1200, लिस्ट ए कंप्लीट हो गई। फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लिस्ट बी, इनको हमने क्या किया है, सिक्योरिटी ऑफ मशीन, जो 12,000 रुपए की मशीन का रियलाइज वैल्यू है वो दिया हमने इनको, जबकि इनसे लोन केवल 10,000 का लिया, तो 2,000 का सरप्लस हुआ। ये यहां नहीं आता, इस सरप्लस को क्या करेंगे, सरप्लस टू बी कंट्रा, और यहां पर लोन की वैल्यू लिखी जाती है 10,000। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा हो तो औरों तक भी शेयर कर दो, उनको भी समझ में आ जाए अच्छे से, थोड़ा और अच्छे से तैयारी हो पाए। थर्ड कंडीशन, पार्सली सिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट सी, इनसे हमने लोन लिया 8,000 का, तो यहां पर भी लिख दो 8,000। इनको हमने क्या किया, सिक्योरिटी ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर की सिक्योरिटी इनको दे दी हमने। उधर मैं बता के आया हूं 6,000 का फर्नीचर था जो 40% रियलाइज हो रहा था, 8,000 का फर्नीचर था, और जिनसे रियलाइज हो रहा था ये 6,000 की था, ये लोन था 6,000 का, है ना। 8,000 का तो फर्नीचर है, 8,000 का फर्नीचर 40% रियलाइज, 8 चुकू 3,200 रुपया रियलाइज होगा। बचा हुआ 2,800 रुपया अनसिक्योर्ड रहेगा, एक्सपेक्टेड टू रैंक में रहेगा। बात समझ में आ रही है? पार्सली सिक्योर्ड है ना, 6,000 में से 3,200 सिक्योर्ड, 2,800 अनसिक्योर्ड हो गया, पार्सली सिक्योर्ड। लिस्ट सी हो गई। लास्ट कंडीशन इधर की, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट डी, सैलरी 1,400, वेज 600, कुल मिलाकर हुए 2,000, और इनका सबसे पहले डिडक्ट करते हैं, तो डिडक्टेड फ्रॉम लिस्ट जी कितना, 2,000। इधर का टोटल कर दो, 72, 73, 10, 83 और 6, 89 और 2, 91, 200, और इधर का टोटल कर दो, ये यहां आती नहीं वैल्यू, 73, 2, 75, 8, 2, 10, 3, 2, 5, 1, 6, 76,000। असेट साइड में कुछ नहीं करना, क्या लिखना है, ऐसा भी नहीं कि कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना होता तो ये बनाते क्यों। सन्ड्री एसेट्स एज पर लिस्ट ई, एफ एंड जी, ऑल, सभी एक साथ। क्यों? क्योंकि हम रियलाइज वैल्यू ऑफ असेट्स निकाल चुके हैं जो ओवरऑल असेट्स पर बेस्ड है। कितनी? यहां हमें लिखना है रियलाइज वैल्यू, जो कि कैलकुलेटेड है 24,800। ओके, सभी लिस्ट का टोटल 24,800।
उसके बाद में आपके पास 2000 का सरप्लस है, इसको आपने कंट्रा आइटम लिखा हुआ है, दोनों तरफ लिखा जाता है, कैरी कर लो, ऐड सरप्लस लिस्ट बी 2000, तो 26,800 की एसेट्स हो गई आपकी। सभी एसेट्स बिक गई तो 26,800 रुपए आपको रियलाइज हो गया। पेमेंट करना शुरू करो। सबसे पहले किसको? प्रेफरेंशियल को पेमेंट करोगे तो लेस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 2000 का पेमेंट कर दिया, तो फिर आपके पास 24,800 की एसेट्स बची। अब 76,000 के क्रेडिटर्स को पे करने के लिए आपके पास सिर्फ 24,800 है। कितने हैं आपके पास? 24,800 किसका पेमेंट करने के लिए? 76,000 के क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के लिए। तो पेमेंट कर कितना पाओगे? जितनी आपके पास प्रॉपर्टी है उतने तो पेमेंट कर पाओगे, बाकी क्या होगा? लॉस होगा। कितना? तो 10 से 8 जाएगा 2, यहां पर 5 से 4 जाएगा तो 1, और 7 से 2 जाएगा तो 5। 51,200 रुपए की डिफिशियंसी आपको डिफिशियंसी लिस्ट एच, इतना लॉस आपको हो जाएगा। उम्मीद है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, मैं साइड हो जाता हूं। अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी लिस्टें, सभी कंडीशंस। 3 क्वेश्चन हमने इस कंडीशन पे किए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 10वां ये मिल रहा है आपको। लास्ट क्वेश्चन है इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का हमारी तरफ से। इससे पहले भी 8-9 वीडियो हमने दिए हैं जिसमें थ्योरी और कंडीशंस सारी समझाई हैं। इनको देखने के बाद आपसे पर्सन का इंसॉल्वेंट कंडीशन गलत नहीं होगा, और एग्जामिनेशन में ज्यादातर नहीं, मतलब हमेशा ही पर्सन का इंसॉल्वेंट ही पूछा जाता है। बहुत यूजफुल है आपके लिए। और अगर समझ में आ रहा हो तो पहला डिफिशियंसी अकाउंट देखने से पहले इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। चलो अब देखते हैं डिफिशियंसी अकाउंट। इस कंडीशन का डिफिशियंसी अकाउंट बहुत ईजी होता है। 4-5 वैल्यूज हैं, बस वही आएंगी। यहां पर कैपिटल सफिक्स में छोटा सा 1 लिख सकते हो। 24,000 पहला रूल फॉर्मूला नंबर 1 से हमने कैलकुलेट किया था, और दूसरी वैल्यू डिफिशियंसी लिस्ट एच 51,200। इधर लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स फॉर्मूला नंबर 3, सफिक्स में 3 लिख सकते हो, 72,000। आइटम नॉट रिकॉर्डेड, एक था रेंट 1200 का, एक थी सैलरी 1400 की, एक था वेज 600, 14 6 20 12 32, बस इतना ही आना है। टोटल करके देख लो, 72 3 75 200, 51 24 75 200। दोनों ही आंसर हमारे बराबर आ चुके हैं। जिस तरीके से बैलेंस शीट का टोटल बराबर हो जाए तो मान लेते हैं कि ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट सही है। उसी तरीके से अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बाद डिफिशियंसी अकाउंट का टोटल मैच कर जाए तो मान लेना क्वेश्चन तुम्हारा और 15 नंबर भी तुम्हारे। उम्मीद है यह सेशन आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, जहां हम लोगों ने इंसॉल्वेंसी अकाउंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करी हैं। हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कंप्लीट बुक से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको प्रोवाइड कराए हैं, जिनका एक एक वीडियो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सिक्वेंसली। और अगर आप वो पूरी प्लेलिस्ट देख लें तो मैं यकीनन आपको कहता हूं कि आपको कोई कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप घर बैठ करके फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो आप अगला कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मैक्सिमम तो मैंने सारे ही चैप्टर्स को कवर किया हुआ है, केवल डिपार्टमेंट अकाउंट्स अभी नहीं कवर किया है। तो आने वाले समय में जल्दी ही हम लोग डिपार्टमेंट अकाउंट भी करेंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ही हम जान सकते हैं, और दूसरा कोई विकल्प हमारे पास नहीं है कि
मेरा प्रयास आपके लिए कितना सार्थक हो रहा है। तो ये सेशन हमारी तरफ से समाप्त हो चुका है। हम लोग मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।